नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कर्जदार कंपनी की लिक्विडेशन की बात करेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत परिसमापन या लिक्विडेशन के लिए नियमों में संशोधन किया है, जिसके द्वारा बोर्ड के लिक्विडेटर को आसानी से वसूली नहीं योग्य संपत्ति सौंपने या स्थानांतरित करने की अनुमति लिक्विडेटर को हितधारकों की परामर्श समिति से सलाह लेने के बाद दी गई है। आईबीबीआई ने कहा है कि आसानी से वसूली नहीं योग्य संपत्ति नहीं की परिभाषा में कॉर्पोरेट देनदार की कोई भी संपत्ति शामिल होगी जिसे उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से नहीं बेचा जा सकता। परिसमापन के तहत कंपनी की कोई भी या सभी संपत्ति जो कुछ विवाद का सामना कर रही है या कुछ धोखाधड़ी लेन देन में शामिल है, परिसमापक या लिक्विडेटर द्वारा बेचा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी कर्जदार को लिक्विडेशन के लिए पूरी संपत्ति के एक बार में बिकने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे संपत्ति बिकेगी, कर्जदारों का निपटान किया जाएगा। दिवाला नियामक ने कुछ लेनदारों को अनुमति देने के लिए नियमों में भी संशोधन किया है, जो ऋणदाता परिसमापन प्रक्रिया समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं। कंपनी के अन्य लेनदारों को ऋण स्थानांतरित करके लिक्विडेशन प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए हो सकते हैं। इधर कर्जदार कंपनी के लिक्विडेशन या संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता सुंदर खत्री जी। अगर आपका इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर 01206127 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कर्जदार कंपनी से जुड़ी तमाम कानूनी जो जानकारी है वो आप साझा कर सकते हैं और उससे जुड़ी कोई भी कानूनी सलाह ले सकते हैं। चलिए, अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे कंपनी को कब दिवालिया घोषित किया जा सकता है, इसी को लेकर हम सवाल चाहते हैं और इसी को लेकर चाहते हैं कि जानकारी आप दें। दिवालियापन एक तरह का, देखिए, हम लोग दिवालिया और बैंकरप्सी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जैसे बोलते हैं हम लोग, जो दिवालिया एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे लायबिलिटीज बढ़ जाती है, यानी कि दायित्व आपका बढ़ जाता है और एसेट्स कम आ जाती हैं, जहाँ पे बार बार आपके डिफॉल्ट्स होते हैं। और दो तरह की पोजीशन एक बिजनेस के अंदर हम लोग एनालिसिस करते हैं। एक होता है बिजनेस ऑपरेशन का फेलियर होना जी, और दूसरा जो सेकंड ऑप्शन आता है फाइनेंशियल फेलियर। तो दोनों सिचुएशन एक तरह की ऐसी सामने आती है कि ये दोनों लायबिलिटीज बढ़ जाना और एसेट्स कम हो जाना, एक स्थिति, हम इस स्थिति को हम इंसॉल्वेंसी पोजीशन में लेके जाते हैं। लेकिन लोगों का जो इसमें व्यू है वो बहुत ही, इन दोनों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इंसॉल्वेंसी का मतलब बैंकरप्सी नहीं है। इंसॉल्वेंसी का मतलब हम लोग लेते हैं रेजोल्यूशन से लेंगे कि आपकी कंपनी के अंदर डिस्ट्रेस है, आप फाइनेंशियल आप कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, ऑपरेशंस आपके फेल्ड हैं, तो एक तरह से हम आपका रेजोल्यूशन, हम इस वर्ड को हम रेजोल्यूशन के तहत देखते हैं, ना कि हम लोग इसको इंसॉल्वेंसी यानी कि बैंकरप्सी की यानी कि डेथ ऑफ द कंपनी के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे कि लॉ में लिखा हुआ है कि कंपनी एक तरह की आर्टिफिशियल पर्सन है, उनकी अपनी सेपरेट एंटिटी होती है और लॉ के द्वारा, कंपनी के द्वारा कंपनी अपने आप में स्यू भी कर सकती है, केस भी फाइल कर सकती है और कोई भी आदमी कंपनी के अगेंस्ट केस भी फाइल किया जा सकता है। और जहां तक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का सवाल है, ये कोड इंडिया में इसलिए लेके आया गया क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी भी चीज को रिकवर करने में, यानी कि बैंक अगर लोन देता था तो उनकी रिकवरीज पास नहीं हो पाती थी, 5-7 साल लग जाते थे रिकवरीज के लिए। ये कोड ऐसा कोड है जिसमें बहुत सारे लॉस को एक कोड में डाल दिया गया है और उस कोड के तहत एक रेजोल्यूशन किया जाता है कि वेरियस लॉस को एक साथ डाल के इन कंपनी का रिजॉल्व करके इस कंपनी को रिवाइज करने की कोशिश करी जाती है। और जो कंपनी रिवाइज नहीं हो पाती है उनका वो लिक्विडेशन में जाती है और हमारा जो फर्स्ट मोटिव होता है, हम कंपनी को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो कहलाता है रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहलाता है।
जो कि हमें 180 डेज के अंदर जी कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जो कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इसके अंदर अपॉइंट होते हैं और 180 डेज के अंदर सारा प्रोसेस को, CIRP प्रोसेस को ये लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सुंदर जी, और सवालों को भी हम लेंगे। हम चाहते हैं कि बारी बारी से हम डिटेल में दर्शकों को तमाम जानकारी दें। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्टी कोड लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसको लाया गया, आखिरकार इसकी जरूरत ही महसूस क्यों होने लगी? देखिए, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड जाते हैं तो हमारे यहाँ पे वो इंटरनेशनल अलाइनमेंट होना बिजनेस का बहुत जरूरी है, अलाइन होना, उनके साथ काम करना। जो कंपनीज हमारे यहाँ आती है या फिर हमारी कंपनीज वहां जाती है तो एक हमें लॉ की जरूरत पड़ती है वहां पे, ताकि एक तरह से उनके साथ कदम से कदम मिला के बिजनेस किया जा सके। अब इंडिया में इंसॉल्वेंसी लॉ की इसकी आवश्यकता पड़ी कि पहले जितने भी लॉज थे वो इतने सफिशिएंट नहीं थे कि जहां पे रिकवरी करी जा सके। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बैंक से, कोई बिजनेस एंटिटी बैंक से फाइनेंस ले लेती है और उस फाइनेंस के बेसिस पे वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाती है तो वो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल फेलियर। तो वो जो फाइनेंशियल फेलियर को एड्रेस करने के लिए जो चीजें हम महसूस करते हैं, उसके लिए ये स्पेशल कोड लेके आया गवर्नमेंट ने। इसको 2016 में 28 मई 2016 में ये कोड गवर्नमेंट लेके आई, जिससे हम पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के नाम से 2016 के नाम से ये लॉ जाना गया। और आज की डेट में ये लॉ काफी पॉपुलर है इन इंडिया आल्सो, यानी कि काफी चीजें इसके थ्रू रिजॉल्व हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल। सुंदर जी, आगे बढ़ते हुए अब आपसे जो नियम कानून है उसके बारे में जानना चाहेंगे। इंसॉल्वेंसी से जुड़े जो नियम है वो क्या है और कितने दिनों के अंदर जो है इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया खत्म करने का निर्देश दे दिया जाता है? देखिए, सारा प्रोसेस हमारे यहाँ हम बोलते हैं, पहली चीज बोलते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सारे प्रोसेस को रेगुलेट करता है। दूसरी चीज आती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो कहलाती है NCLT, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दोनों एक ही वर्ड है, इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं जी। तीसरा व्यक्ति जो सामने आता है वो आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो कि बोर्ड उनको सर्टिफाई करता है और सारे प्रोसेस को वो लोग ही चलाते हैं। दोज आर कॉल्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। उन्हीं को जो IPs होते हैं उनको हम इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी, IRP भी कहते हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी कहते हैं, और उन्हीं को हम लोग लिक्विडेटर भी कहते हैं जी। अब बात आती है कि जैसे ही मोरेटोरियम, यानी कि जब मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है सेक्शन 14 में, यानी कि जब पिटीशन किसी कंपनी के अगेंस्ट एडमिट होती है, वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और 180 डेज के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है एक IP को, जो कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, बाद में वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी कहलाता है, और जो कि 90 डेज का एक्सटेंशन कोड दे सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर, यानी कि 270 डेज के अंदर सारे का सारा प्रोसेस कंपनी का जो भी रेजोल्यूशन है वो कंप्लीट करना होता है। सो ये जो टाइम लाइन है ये वेरी स्ट्रिक्ट टाइम लाइन है। इवन एक और मैं इसमें बात और ऐड करूंगा, 330 डेज मैक्सिमम पीरियड है इंक्लूडिंग लिटिगेशन, यानी कि एक कंपनी को अगर 330 डेज में अगर आपने रिजॉल्व नहीं कर पाया, यानी ना तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ना IRP और ना RRP, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन में चले जाती है। दिस इज द लॉ, इट्स अ टाइम प्रोसेस लॉ है। टाइम, विद इन टाइम इस लॉ के हिसाब से सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। ठीक है। अब सुंदर जी, जो हम इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, बैंकरप्सी की बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ इंडिया की इसमें भूमिका क्या है? वो क्या इसमें रोल अदा करता है? इस बोर्ड का गठन कैसे होता है? क्या इसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या रहता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड जो कि सारा का सारा प्रोसेस को रेगुलेट करता है, यानी कि ये मेन जो रोल है इसका, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो इनके यहाँ पे जो इनको लाइसेंस देता है, ये लोग पूरे प्रोसेस को चलाते हैं, इनको रेगुलेट करता है। और जो टाइम टू टाइम जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, जो एग्जीक्यूशन में, जो काम करने में, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को जो डिफिकल्टी आ रही है, कोई प्रोसेस को डिफिकल्टी आ रही है, कोई डिपार्टमेंट को डिफिकल्टी आ रही है, तो ये टाइम टू टाइम सर्कुलर निकाल के और उसको रेगुलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो चेयरमैन है वो जो हाईएस्ट पोस्ट है, जो कि इन सारे प्रोसेस को रेगुलेट करता है। और इसके यहाँ पे WTA में होल टाइम मेंबर्स भी हैं,
और इस सारे प्रोसेस को गवर्न करता है, यानी कि एक तरह से अथॉरिटी बनाई हुई है जो कि पूरे के पूरे प्रोसेस से रिलेटेड लॉ को गवर्न करती है, रेगुलेशंस बनाती है, रूल्स बनाती है और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने से संबंधित सारी कार्यवाही यही करता है बोर्ड। ठीक है। अब अगर हम इसके नियमों की आपने बात की है कि नियमों में क्या कुछ बदलाव हैं, वो भी हम समझना चाहते हैं क्योंकि कुछ जरूरत पड़ी कुछ चेंजेस करने की, तो वो किस तरह के बदलाव किए गए हैं? देखिए, बहुत सारे बदलाव आए हैं। जब ये लॉ 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2017 में आया, उसके बाद डे टू डे बेसिस पे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आई इनको अडॉप्ट करने से, वो टाइम टू टाइम लॉ सारा अमेंड होता गया है। जो मेजर चेंजेस आए, जैसे कि मैं एक जो मेजर चेंज आया था वो आया था होम बायर्स के लिए। यानी इनिशियली 1 लाख रुपए का अगर डिफॉल्ट होता था तो होम बायर्स भी फाइनेंशियल क्रेडिटर कहलाए। वो होम बायर भी एनसीएलटी यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का दरवाजा खड़का सकता था और इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता था, क्योंकि वो भी एक तरह से फाइनेंशियल क्रेडिटर ही कैटेगरी में ही रखा गया। इसमें मेजर जो चेंजेस आए रिगार्डिंग होम बायर्स के लिए काफी चेंजेस आते रहे। अब जो रीसेंट चेंज है वो ये है कि अगर कोई डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपए का है, आप जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है वो 1 करोड़ है जी। अगर 1 करोड़ का डिफॉल्ट है तभी आप एनसीएलटी का दरवाजा खड़का सकते हैं, यानी कि इस लॉ को इन्वोक कर सकते हैं, जा सकते हैं। अदरवाइज ये लॉ में आप इस लॉ को इन्वोक नहीं कर सकते, यानी कि मिनिमम जो डिफॉल्ट है अमाउंट वो 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं लिक्विडेशन की, इसके नियम क्या हैं, किस तरह की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसकी रहती है। सुंदर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुंदर जी, नए लिक्विडेशन नियमों से किसे किस तरह का फायदा होगा और कहा यह भी जा रहा है कि रियल एस्टेट वालों को इसमें फायदा होगा, कितनी सच्चाई है इसमें और अगर फायदा होगा भी तो किस तरह से फायदा पहुंच पाएगा? देखिए, लिक्विडेशन स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहां पे कंपनी का डेथ यानी कि डेथ ऑफ द कंपनी हम लोग बोलते हैं कि ये कंपनी को रिमूवल करना है, इनका नाम खत्म करना है, यानी कि जो भी कंपनी की एसेट्स हैं उनको रियलाइज करके उनको बेच के जो भी उनके कर्जदार हैं, जो भी जिनका पैसा जो देना है वो लिक्विडेशन के थ्रू ही दिया जाता है। और जहां तक लिक्विडेशन की बात है, ये हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी कंपनी लिक्विडेट ना हो। और लिक्विडेशन हम जैसे कि मार्केट से जितनी जल्दी हम प्रॉपर्टीज को जब डिस्पोज ऑफ करते हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ द एसेट जितना जल्दी हम लोग मार्केट में लेके जाते हैं, उससे क्या यू कैन सेव द वैल्यू, आप सेव कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द एसेट्स। और उसको रियलाइज करने के बाद जैसे सेक्शन 33 ऑफ आईबीसी है जहां से ये लिक्विडेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सेम चीज है कि जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से लिक्विडेटर जब अपॉइंट हो जाता है, एनसीएलटी इसको अप्रूव करती है। उसके बाद वो लिक्विडेटर एडवर्टाइजमेंट करता है, पब्लिक अनाउंसमेंट करता है और क्लेम मंगाता है सभी स्टेक होल्डर से। और लिक्विडेटर उस प्रोसेस को आगे कैरी अपॉन करता है, एसेट्स को लिक्विडेट करने का, और यानी कि कंपनी में जो रिकवरीज आनी है उसको भी एड्रेस करता है, जो डेट्स हैं कंपनी के उसको भी एड्रेस करता है। सारी चीजों को एक लिक्विडेटर उसको सेटल करके इस कंपनी का जैसी सारी चीजें सेटल हो जाती हैं तो उसके लिए एनसीएलटी में अप्लाई करके रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का नाम आरसीएस से हटा दिया जाए, लास्ट में ये अप्लाई करता है। ये सारा प्रोसेस पहले 2 साल में कंप्लीट करना होता था जी। लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू आज की डेट में ये सारा का सारा प्रोसेस 1 साल में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब संशोधन देनदारों की बात करते हैं तो उसमें उनके देय ऋण को कंपनी के अन्य लेनदारों को सौंपने या फिर अगर हम बात करें स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, इससे फायदा क्या होगा? देखिए, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो यानी कि कंपनी ने वो कुछ पैसा रिकवरी मार्केट से करनी होती है, यानी कि कई सारी चीजें कंपनी ने भी सप्लाई करी होंगी जहां से मनी आना है। जो पैसा कंपनी ने लेना है वो पैसा मार्केट में वो बेचा जाता है, यानी कि जो आप हस्तांतरण की बात कर रहे हैं वो पैसा, यानी कि जो डेट्स हैं कंपनी के आगे मार्केट में बेच किए जाते हैं। फिर वो जो नया कोई व्यक्ति या नई कोई एंटिटी आती है वो इस अमाउंट को रिकवर करती है। ये सारा प्रोसेस लीगलाइज है और इसमें अभी हालांकि इतना पॉपुलर नहीं है, बट एक्चुअली आने वाले समय में
काफी सारे केसेस इस तरह से चलेंगे, बिकॉज DRT में भी ये चीजें काफी अपकमिंग अब आ भी रही हैं। ठीक है सुंदर जी, संशोधन कानून, क्योंकि जब भी किसी में संशोधन होता है तो कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ सामने चुनौतियां आती हैं, तो संशोधन कानून से किस तरह की चुनौतियां सामने आई हैं? देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आने के बाद और इसमें टाइम टू टाइम अमेंड होने के बाद जो मार्केट में चेंजेस आए हैं, वो सबको पता है कि आज की डेट में ऋण लेना आसान है, बट ऋण को देना कैसे है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप उस ऋण लेके कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इंसॉल्वेंसी लॉ है हमारे यहाँ पे, और जो इंसॉल्वेंसी का जो लॉ है वो कई चीजों को एक साथ एड्रेस करता है। सबसे अच्छी बात इस चीज की ये है कि कई सारे लॉज को एक साथ उसके अंदर डालने के बाद प्रोसेस एक ही प्रोसेस है, जिससे कि आपकी रिकवरीज हो सकती है जी। कंपनी की रिकवरीज हो सकती है, कंपनी का रिजोल्यूशन हो सकता है। तो अमेंडमेंट तो जाहिर सी बात है रोज आएंगी और आती भी रहेंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आज भी आ रही है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी रिसेंटली हम पढ़ रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, जो कि जो व्यक्ति इंडिया से लोन लेके यानी कि बैंक का लोन लेके बाहर इन्वेस्ट कर चुका है, उसके लिए भी नए लॉज आ रहे हैं, नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी कई सारे पब्लिक कमेंट्स बोर्ड बाहर। और दूसरा है ग्रुप इंसॉल्वेंसी, जो कि नया अभी पाइपलाइन में है, यानी कि कई सिस्टर्स कंपनीज होती हैं, एक कंपनी कई सारी कंपनीज आपस में खोली होती हैं, ये चला रही होती हैं, उनके सारी कंपनीज को एक साथ मिला के उनका प्रोसेस को साथ स्टार्ट किया जाता है, दैट इज इंसॉल्वेंसी। उनका रिजोल्यूशन साथ के साथ किया जाता है जी। एक कॉलर हमारे साथ संजय पंचाल जुड़े हैं अहमदाबाद से। संजय जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी वकील साहब नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरी एक पर्सनल लोन है 1.5 लाख रुपए की, और ऐसे तो शायद 2 लाख की भी तो मैं रेगुलर भरता रहा, लेकिन पिछले 2 साल से मेरी जॉब भी छूट गई, कुछ इनरेगुलर जॉब कर रहा हूँ। अभी लास्ट लेटेस्ट जॉब थी वो भी नहीं कर पाया, कंपनी ने बोला कि अभी कंपनी की हालत ठीक नहीं है, तो उसके कारण वो जॉब भी छूट गई है। और मैं अभी वो भरने में जैसे तैसे करके भर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अभी इस महीने से थोड़ा सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, तो इसके लिए कुछ रास्ता बता सकते हैं आप? देखिए, आप कंपनी की कैटेगरी में नहीं आते, आप इंडिविजुअल हैं, तो आपके ऊपर ये जो इंसॉल्वेंसी और IBC का जो लॉ है अभी अप्लाई नहीं होता है। आपके ऊपर जो लॉ अप्लाई होता है वो DRT में इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं जो डिफॉल्ट्स हैं। जहां तक आपके डिफॉल्ट्स की बात है, तो नेचुरली बिकॉज ये सिर्फ जैसे आप अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं और उसके लिए लीगल प्रोसेस है कि आपका सारा वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको वो डिस्चार्ज ऑर्डर मिलेगा, वो अभी लॉ नोटिफाई होने हैं। जिस दिन आपको डिस्चार्ज ऑर्डर मिलेंगे तो कोई भी आपसे कर्ज नहीं मांगेगा, यानी कि एक लीगल प्रोसेस है। आप ये कह सकते हैं साहब मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, इट इज ए लीगल प्रोसेस, मेरे पास अब कुछ देने को नहीं है, तो आपकी सारी चीजों को लिक्विडेट करने के बाद एक डिस्चार्ज ऑर्डर DRT के थ्रू मिलेगा। वो DRT के थ्रू डिस्चार्ज आपको ऑर्डर देने के बाद आपको कोई भी बैंक कोई भी कर्जदार आपसे कर्जा नहीं मांगेगा। ये लॉ का प्रोसेस आने वाला है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं IBC प्रक्रिया की, जिसमें कैसे कर्जदाता और कर्जदार के जो रिश्ते हैं उसमें बदलाव कैसे आए हैं। सुंदर जी, इस पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ये बदलाव वाकई में विजिबल है। आज के टाइम में कोई भी एंटिटी जब ये लोन लेती है तो सबसे पहले देखिए, आप आज के टाइम में लोन लेने के बाद उससे संबंधित जितनी भी रिकवरीज हैं उसके सामने हैं। यानी ये सपोज देखिए, जब आप बिजनेस में एंटर करते हैं तो आपका ये जरूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिले। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब आप लोन ले लेते हैं, अगर आप दे नहीं पाते हैं तो पूरी जिंदगी आप उसको देने के चक्कर में घुमाते रहते हैं। अब इंसॉल्वेंसी एक ऐसी चीज है जहां पे अगर आपने लोन लिया और बिजनेस फेल हुआ तो आप उस बिजनेस को इंसॉल्वेंट करने के बाद या उस सारे लीगल प्रोसेस से बाहर आने के बाद आप अपनी जिंदगी फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ही लाइफ टाइम में। तो सबसे अच्छी बात यह है
कि एग्जिट भी है आपके यहाँ पे। पहले अगर आप किसी बिजनेस में एंटर करते हैं तो हमारे यहाँ पहले एग्जिट नहीं था। आज के टाइम में हमारे पास एग्जिट है कि आप पीसफुली उससे एग्जिट कर सकते हैं। आपको कोई भी पीछे तंग नहीं करेगा। आप सारे उन कर्जों से बाहर आ जाएंगे अगर इस प्रोसेस के थ्रू चलते हैं। तो आज लास्ट के अंदर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार उनका सवाल लेते हैं। राजकुमार हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हैं। पूछिए राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? सर तो सामने बैठे हैं। हेलो, बोलिए क्या सवाल है? वो मैं मैडम ये जानना चाह रहा था इनसे कि जो हम कर्जा लेते हैं, हाँ, जो हम कर्जा लेते हैं उसकी रिकवरी के लिए कोई आदमी गुंडागर्दी या बदमाशी तो नहीं दिखा सकता? नहीं, आज के टाइम में नहीं दिखा सकता। देखिए, ये सब चीजें पहले होती थी। अगर आपके सामने कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर या कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो आप पुलिस की हेल्प जरूर लें, मदद लें। मुझे लगता है कि कोई भी आपके गुंडागर्दी करके पैसा रिकवर नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो कोई भी इस तरह से आपसे पैसे की वसूली नहीं कर सकता। सुंदर खत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े और पूरे आईवीसी के बारे में आपने चर्चा की, किस तरह से जो लिक्विडेशन है उसकी प्रक्रिया है उसके बारे में आपने समझाया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।